नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि हमें दास्तां की तमाम बेड़ियों से मुक्ति पानी है। केवल जो अंग्रेज चले गए 1947 में, उन्हीं की गुलामी से हमें स्वतंत्रता हासिल नहीं करनी है, बल्कि उन अंग्रेजों की मानसिकता से ग्रस्त अभी भी बहुत सारे संगठन हैं, राजनीतिक दल भी हैं। तो उनके तौर तरीकों से मुक्ति पानी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरीके से बहाल करना है। उस दिशा में उन्होंने कदम भी बढ़ाए हैं। नई संसद बन गई है और दूसरी तमाम व्यवस्थाएं हो रही हैं। अंग्रेजों की दी हुई संसद अब वहाँ पर केवल सेंट्रल हॉल है और कुछ दूसरी व्यवस्थाएं हैं। बाकी मेन कामकाज नई संसद में ही होता है। मेरे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से भाऊ तोरसेकर साहब। भाऊ, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार। तो भाऊ, जितनी वंशवाद आधारित पॉलिटिकल जमातें हैं, पार्टियां हैं, क्या इनके भी अब अंत का समय नजदीक आते हुए आप देख रहे हैं? नहीं, उनका अंत वो खुद लाएंगे ना। अंत आपको मरना है कि नहीं आप तय करेंगे, मुझे मरना है कि नहीं मैं तय करूंगा। वरना कितने भी घायल हो जाओ, आप जिंदा रहने की कोशिश करते हो, लेकिन जो आत्महत्या करने ही निकले हैं उसको दूसरे किसी ने मारने की जरूरत नहीं होती। अब मुझे बोलिए कि जब एक कसौटी की बात आ गई कि भाई तुमको तृणमूल बचानी है या अभिषेक बैनर्जी को बचाना है, तो ममता ने तय किया मुझे अभिषेक को बचाना है। तो उसका मतलब उन्होंने तृणमूल को मरने के लिए छोड़ दिया है ना। आपके पास दो चॉइस है, आप क्या बचाना। उद्धव ठाकरे को तय करना था कि भाई शिवसेना बचानी है या बच्चे की जो का शरारत है वो बचानी है। उन्होंने बच्चों की शरारत बचाना तय किया है तो उनकी हालत बुरी हो जाएगी। वही बात शरद पवार की होगी, हर एक की होगी। उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि देखो, राजनीति जो चलती है, लोकतंत्र की राजनीति होती है ना, वो पॉलिसी पर और विचारधारा, आइडियोलॉजी पर चलती है। ये फैमिली एडवांटेज पर चल रहे हैं, परिवार के हित पर चल रही है, जनहित का। लोकतंत्र का मतलब ही जनहित होता है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ संविधान में क्या लिखे है, क्या शब्द है, कौन सी धारा है, कौन सा उसका प्रावधान है, उस पर नहीं है। आम जनता को लगना चाहिए कि यहां मैं सेफ हूं। मैं अगर दिल्ली में आ गया तो मेरी फैमिली है वहां, वो एक घर में रहते, वो मेरे लिए घर है, मैं फुटपाथ पर नहीं रहूंगा। या समझो गाजियाबाद में आ गया, देर हो गई, कहीं होटल वगैरह मुझे पता नहीं है, तो मैं आपको फोन करूंगा, भाई मैं आज रात को आपके यहाँ रुक सकता हूँ क्या, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहां सेफ रहूंगा। आम जनता जिसको जीने के लिए सेफ जोन समझती है उसको लोकतंत्र बोलते हैं। उस भाषा में, शब्दों में फंसने की जरूरत नहीं है। देखो, हमने तो लड़ाई करके ब्रिटिशों को भगाया नहीं है, वो अपने आप गए, क्योंकि उनको पता चला कि अब इनको रोकना, इनको टोकना, इनको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना पॉसिबल नहीं है, वो तो निकल गए। अब उसके बाद जो व्यवस्था बनी, वो व्यवस्था एक तरीके से पुराने जमाने की थी। यानी चलो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो हर कोई राजा था, एक दूसरे से लड़ता था। तो वहां से अगर जनतंत्र में आना है तो आपको परिवारवाद से नहीं जाना पड़ेगा। अब आप ये बोलोगे कि शुरू हो जाते, अरे क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, मुंडे की बेटी तो मुंडे की बेटी फिर उस चुनाव क्षेत्र से लड़ेगी। अरे वो पार्टी की पॉलिसी तय नहीं करती। एक बात समझो, पार्टी की पॉलिसी तो मुंडे की बेटी तय नहीं करती, ना प्रमोद महाजन की करती है। आज कांग्रेस में क्या है कि राहुल गांधी बोलेंगे कि भाई कांग्रेस का कोई गांधी परिवार से नहीं बनेगा, लेकिन निर्णय वो करेगा। ये क्या मामला हुआ। तो इसलिए जनतंत्र में लाना, इसका मतलब मेंटली लाना है।
अब उद्धव ठाकरे जब बोलते कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, बाला साहब का बेटा हूं, बाला साहब का पोता हूं, अरे फिर उदयनराजे भोसले क्या है? साक्षात शिवाजी महाराज की ओरिजिनल जो विरासत है उसके वो आज के पीढ़ी के 19 या 20वीं पीढ़ी के हैं उदयनराजे भोसले। तो हम उनको शिवाजी महाराज मानकर पूरा महाराष्ट्र उनके हवाले कर रहे क्या? नहीं कर रहे ना। तो अगर उद्धव ठाकरे को मानना है, अखिलेश को मानना है या अभिषेक बैनर्जी को मानना है, तो उदयनराजे क्यों नहीं? मुझे बोलिए कि बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुत सारे गांव के चौराहे पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने की कोशिश हुई, तो वहां तक उदयनराजे की सत्ता पहुंच सकती है ना। तो वो बात नहीं, उन्होंने भी मान लिया लोकतंत्र है, मुझे भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ये जो वंशवादी या परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने तय किया है कि हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनका कोई भविष्य है। भाऊ, आपको क्या लग रहा है, ये जगह जगह अलग अलग राज्यों में खास तौर से वंशवादी दल ही क्यों टूट रहे हैं और बिखर रहे हैं? क्योंकि बात यह है ना कि इनकी कोई आइडियोलॉजी, अभी चरण सिंह अलग हुए कांग्रेस से, उन्होंने भारतीय क्रांति दल बनाया था। शरद पवार अलग हुए, उन्होंने एक पार्टी बनाई। ममता अलग हुई, उन्होंने, तो उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो उसी वंश के है जिसकी एक आइडियोलॉजी कांग्रेस। अब कांग्रेस भी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और ये क्या बोलेंगे हमारी विरासत क्या है कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। तो कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ नेहरू खानदान ने लड़ाई थी क्या? नहीं, उसमें बहुत सारे लोग थे। मुझे बोलिए कि वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनकी विरासत में कौन है? गांधी की विरासत में कौन है? अगर राहुल गांधी स्वतंत्रता के आंदोलन की विरासत मेरी है मान रहे, तो तुषार गांधी ने क्या करना है? उनकी विरासत का क्या हो गया? क्या वो आजादी की लड़ाई नहीं थी? तो बात यह है कि अगर विचारधारा की विरासत है, तो उसमें किसी भी परिवार का, किसी भी वंश का कोई भी आकर नेता बन सकता है, लीड कर सकता है, जिसमें क्षमता हो। बीजेपी आज यहां तक पहुंची है, तो ये लोग जो हमारे आइडियोलॉजी वाले लोग हैं ना, वो वेस्ट से आया हुआ पॉलिटिकल साइंस पढ़कर उनको इंडिया को लगा रहे हैं। तो वो बात अलग है, नहीं हो सकती है। आज इंग्लैंड में आज भी राजा है, लेकिन उसका अधिकार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। राजा का तनख्वाह कितना होगा वो लोकतंत्र से चुने हुए लोग तय करते हैं। दिखाने के लिए राजा रखा है, तो अब दिखाने के लिए गांधी का कोई वंशज रखो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। नेहरू का रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब राहुल गांधी अगर विरासत मानते, तो वो कौन, उसका नाम भूल गया, संजय गांधी का बेटा है वरुण गांधी, क्या वो विरासत वाला नहीं है? क्यों नहीं उसको कांग्रेस में इंपॉर्टेंस दिया जाता? तो ये झूठ है, और आइडियोलॉजी तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि आजादी के लड़ाई से निकली हुई ये पार्टी है। उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें सोशलिस्ट भी थे, उसमें हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो सब पार्टियां आजादी के आंदोलन से ही निकली। अब आज जो बीजेपी 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 बोल रहे हैं, आरएसएस बोल रहे हैं, तो आरएसएस की पार्टी बाद में बनी। आरएसएस स्वतंत्रता के बाद पॉलिटिक्स में नहीं आई। जब आरएसएस को बैन किया गया, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आरएसएस के समर्थन में खड़ी नहीं हुई, ना पार्लियामेंट में, ना कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जो थी उसमें बोल रहा था, तब आरएसएस ने तय किया कि हमारा आवाज उठाने वाली कोई पॉलिटिकल ब्रांच होनी चाहिए। और उसके बाद 51 में, यानी 26 साल बाद आरएसएस ने एक पार्टी बनाई, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कांग्रेस में रहकर भी हिंदुत्ववादी थे, उन्होंने उसको लीड किया। तो ये बनी किसके लिए? ये जो पूछते लंबी जुबान करके कि आरएसएस का या बीजेपी का योगदान क्या है आजादी में, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां से आए? उनको नेहरू ने अपने मिनिस्ट्री में क्यों लिया था?
हेडगेवार हेडगेवार थे। तो ये बात साफ है कि ये पार्टियां नहीं है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और इसलिए इनका कोई सर्वाइवल नहीं, एक चल जाता है। देखो, गावस्कर का बेटा कोई रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला क्रिकेटर नहीं बना। अमिताभ बच्चन का बेटा सुपरस्टार छोड़ो, स्टार नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया भाई? आज भी सचिन तेंदुलकर का बेटा क्रिकेट में संघर्ष कर रहा है, और वैभव सूर्यवंशी दुनिया का आंखों का तारा बन गया। तो वो क्या उसकी विरासत थी? तो आपको क्वालिटी भी दिखा। देखो, आप इस समाज में रहो, जो जो करना है करो, लेकिन आप इस समाज को लीड करना चाहते हो तो आपके पास वो लीड करने वाली क्वालिटी होनी चाहिए जिसका समाज को उपयोग होता है। अगर नहीं है तो आप लाइबिलिटी बन जाते हो, एसेट नहीं। आज कांग्रेस के लिए गांधी परिवार एक लाइबिलिटी है, बोझ है, और जब तक ये रहेगा उसी बोझ के नीचे कांग्रेस पार्टी दबकर मर जाएंगी, और मर रही है। अब ये जिनको नहीं समझ रहा है वो पुराना आउटडेटेड, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल साइंस लेकर बैठे, और 21वीं सदी आ चुकी है। अब 2000 के पहले यानी 20वीं सदी का 1910 से लेकर जो कोई पॉलिटिकल साइंस बनाया गया, उसके आधार बनाए गए, उस पर जा रहे हो, वो आउटडेटेड है। एक समय था, हम बचपन में, मुझे याद है कि कोई बड़ी बीमारी आ जाती थी तो म्यूनसिपालिटी और जिला परिषद वगैरह होते थे, वो गटर हो, पानी हो, वहां रास्ते पर हो, गीलेपन हो, वहां डीडीटी मारते थे। आज डीडीटी बैन है। तो उस वक्त गलत कर रहे थे? नहीं, उससे भी जो दवाइयां है वो नहीं आ गई है, सेफ दवाइयां आ गई है, तो बदला जाता है। अब कांग्रेस आउटडेटेड है, एक्सपायरी डेट कांग्रेस की हो चुकी है। तो वैसे ही उससे निकलकर जो बाहर आ गए, उन्होंने जो पार्टियां बनाई, उनको लगता है ये तो मेरी विरासत है। वो कांग्रेस की विरासत नहीं मानते, वो बोलते हमारा जो कुल पुरुष है। तो आज आरएलडी क्या है? चरण सिंह के पोता चलाता है ना, मुझे लगता है। तो चरण सिंह कहाँ थे और ये आज का उनका जो पोता है वो कहाँ है? तो ये बातें समझनी चाहिए। अगर नहीं तो उनको खत्म होना पड़ेगा, दूसरा कोई खत्म नहीं करेगा, वही खत्म करेंगे। गलत। अब देखो, चुनाव के पहले, तमिलनाडु के चुनाव के पहले कांग्रेस और डीएमके साथ थी। अचानक राहुल गांधी ने तय किया, नहीं, अब हम विजय के साथ जाएंगे। तो डीएमके को दुश्मन किसने बनाया? राहुल गांधी ने बनाया। नुकसान किसका होगा? कांग्रेस का होगा। तो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए बोझ है, बिल्कुल सीधी बात है। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ भाट हुआ करते थे। आजकल मीडिया इन वंशवादी परिवारों की चरण वंदना करता हुआ दिखाई देता है भाऊ। अलग अलग राज्यों में देखें तो इन परिवारों की बड़ी वकालत करता है वो, और बड़ा महिमा मंडन करता है। एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करता है कि जैसे यही हमारे सब कुछ है, यही राजपाट चला सकते हैं, और तो सब गधे हैं, और तो किसी को तमीज नहीं है। लेकिन इन परिवारों में जिस तरीके से राजवंश जैसा व्यवहार किया जाता है बाकी के पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के साथ, उसकी वजह से ये पतन हो रहा है अब। देखो, एक बात हमने काबिलियत तो है बहुत बात ये सुना है कि कुंडली दिखाए जाएंगे, भाई बोलेंगे पंडित ये कुंडली जमा कर दो, इकट्ठा मिली जुली करके दिखाओ, तो वो बदल भी देता है ना। उसको दक्षिणा से मतलब होता है। इनको कोई बड़ी ज्ञान की बात नहीं होती। तो ये होता है। मुझे एक कहानी पढ़ी थी, याद है कि बीरबल बादशाह की कहानियां जो है उसमें एक बड़ी कहानी है। तो बादशाह बहुत वीक होने लगा, खाने पर ध्यान नहीं, इधर नहीं उधर नहीं। तो बीरबल ने पूछा क्या हुआ? बोला नहीं, मैं तो अभी सिर्फ 50 दिन का मेहमान हूं, उसके बाद मरने वाला हूं। बोले किसने बोला? बोला पंडित ने कुंडली देखकर बोला। क्या बोल रहे हो? हाँ बोला, ठीक है मैं देखता हूँ। वो बोलता है कि जाओ, सिपाहियों को भेजता है, वो पंडित को कौन भविष्य देता है उसको बुला के लेके आओ। बोला तुमने? बोला हाँ बिल्कुल। बोला कुंडली बोल रहे हैं, ग्रह दशा बोल रही है। अच्छा बहुत बढ़िया,
तुम्हारी कुंडली क्या कहती है, तुम्हारी उम्र कितनी है? नहीं, मेरी तो अभी 40 साल बाकी है। अच्छा, इसको उठाओ फांसी पर चढ़ा दो। तो बोलता नहीं नहीं, मुझे क्यों फांसी चढ़ाओगे? मैं, अरे क्यों, तू मरेगा नहीं ना। आज तेरी मौत अगर कुंडली में नहीं है तो तू मरेगा कैसे? तो जाओ इसको लटका दो, ये मरने वाला नहीं, लटका दो। तो बोला नहीं नहीं, माफ करो, मैं झूठ बोला। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो कुछ अपना फायदा निकालने के लिए करते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कुछ लोग तो फंस जाते हैं उसमें। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते लोग, अब देखो, ये आपको लगेगा कि मैंने कहानी, लेकिन ये कहानी रिलेवेंट कैसे है? देखो, आपको याद है 2024 का चुनाव लोकसभा का हो गया, उसमें असलियत ये थी कि बीजेपी और आरएसएस में थोड़ा पंगा हो गया था। जेपी नड्डा की जो कोई बयान था उसके बाद, तो आरएसएस के कुछ लोग नाराज थे, उन्होंने अपने अपनी जगह काम नहीं किया, तो नुकसान बीजेपी का हो गया। लेकिन जो गलती थी वो बीजेपी की अंदरूनी गलती थी, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। उसका फायदा अगर आईएनडीए के कांग्रेस वगैरह को मिला तो वो उनकी मेहनत या कर्तव्यगारी नहीं थी। अब वो समझ बैठे कि हम तो विक्रमवीर हो गए, हमको कोई हरा नहीं सकता। अभी तो बीजेपी गई, बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित लिखने लगे ये मोदी युग के तो क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टिंग ऑफ द एंड, यानी मोदी युग खत्म होने की शुरुआत है। सिर्फ 4 महीने में क्या हो गया, 6 महीने में क्या हो गया, पिछले 2 साल में क्या हो गया। तो वो जो चमचे हैं वो राहुल गांधी को खुश करना चाहते, तुमने तो चमत्कार कर दिया। हमारे यहां भी आपको याद होगा तो 2019 के चुनाव में जब शरद पवार कहीं सातारा में बारिश हो रही थी, भीगते हुए ही भाषण कर दिया, तो देखो पवार ने कितना चमत्कार कर दिया। कुछ चमत्कार नहीं किया। चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने महायुति से शिवसेना को तोड़ा। जनता का समर्थन शरद पवार को नहीं मिला था, वो शिवसेना बीजेपी को मिला था। वो आधा 56 एमएलए वाला वो शरद पवार ने चोरी किया था। लेकिन बोलने वाले मीडिया में क्या चल रहा था, शरद पवार का चमत्कार, एंग्री ओल्ड मैन। ये शुद्ध चमचागिरी होती है, शुद्ध चमचागिरी होती है। वो आपको मैं एक बात बोला तो उस पर मैं एक शायद हिंदी वीडियो करूंगा कि मीडिया में बुद्धिजीवी क्षेत्र में बैठे हुए सुरमा भोपाली जो शोले का कैरेक्टर है, वो बोलता है अरे मैंने ऐसा पकड़ा, वो वीरू को पकड़ा, जय की कॉलर पकड़ी, मैंने बोला चल, और वो पीछे खड़े हैं। और जब सामने आ जाते तो क्या होता है, वो 4 मई को हुआ। 4 मई तक ममता को कोई हरा नहीं सकता, ये छाती ठोक कर बोलने वाले 4 मई के रात को और 5 मई के बाद क्या बोल रहे हैं देखो आप। ये सारे जोकर है। वो जगदीप नाम का जो कॉमेडियन था, इससे आज के संपादक पॉलिटिकल पंडित तसु भर अलग नहीं। वो जोकर बन गए और इनको लगता है कि लोग हमको सीरियसली ले रहे, कोई सीरियसली नहीं ले रहा। खाली संपादक ही सूरमा भोपाली नहीं है, मुझे तो लगता है भाऊ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं ये भी जोकरों से कम नहीं है, सूरमा भोपाली जैसे ही हैं। इनकी भाषा आप देखिए, अपनी विफलताओं का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी मतदाता सूची पर, कभी एसआईआर पर, कभी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर फोड़ते हैं। यहाँ तक के गाली गलौज पर उतर आते हैं ये वंशवादी चेहरे। पिछले दिनों प्रयागराज में या लखनऊ में कहीं राहुल गांधी ने दोनों शीर्ष पदों पर बैठे हुए पीएम और एचएम पर कहा कि ये भारत के गद्दार हैं। तो जिनका कुल मिलाकर के राजनीतिक अनुभव कुछ नहीं है और जिन्होंने अपनी पार्टी को एक तरीके से मिट्टी में मिला दिया, वो अपने फ्रस्ट्रेशन एक तरीके से, चूंकि अकड़ है उनको कि हमारे यहाँ तो 3-3 प्रधानमंत्री हुए हैं, तो इस तरीके से शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों को आप देश का गद्दार बताएं तो आपका खुद का हश्र क्या होगा। वो देखो, राहुल गांधी तो पागल है।
राहुल गांधी तो पागल है, बचकानी हरकतें करता रहता है, मैं उसको सीरियसली लेता ही नहीं। अगर उसकी समझ ही नहीं है तो उसने ये बयान किया, वो बयान दिया, उससे मुझे आम जनता उसको समझती है, इसीलिए उसको कहीं भी इंपॉर्टेंट सीट पर नहीं बिठाना चाहती। अब जिनका नुकसान होता है या होने वाला है, वो फिर कांग्रेस के नेता हो, अपोजिशन के नेता हो। अब ममता दीदी के खिलाफ सबसे बड़ा स्टेटमेंट, इन्होंने ही बीजेपी के लिए हाईवे खोल दिया, ये तो राहुल गांधी बोला था। मोदी नहीं बोले थे कि ममता के कारण हम जीतेंगे, मोदी तो नहीं बोले थे, ना अमित शाह बोले थे, ना शुभेंदु अधिकारी बोले थे। ये किसने बोला था? राहुल गांधी ने बोला था। अगर राहुल गांधी ही ममता का नुकसान कर रहे, उसके बावजूद अगर ममता दीदी INDI में जाकर उसको स्ट्रॉन्ग करने की भाषा बोल रही है, तो राहुल गांधी की गलती कैसे हुई? गलती तो उनके पीछे खड़े हुए हैं जो राहुल गांधी को नेता मानते हैं, उनकी गलती है। मैं राहुल गांधी को गलत नहीं मानता, बच्चा है तो बच्चा है। अब बच्चे के लिए आप झगड़ने लगो, बड़े बड़े लोग, तो आप अभिभावक भी नहीं रहते, आप बच्चों से बच्चे हो गए। ये बात बहुत जरूरी है, समझने के लिए जरूरी है। एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करूंगा, नाम नहीं कहूंगा, मैंने कहीं सुना, उनकी बेटी अमेरिका में MBA कर रही थी और उस यूनिवर्सिटी के कई पिकनिक वगैरह जाने वाली थी, तो उसने अपने साथी जो लड़कियां थी उनको बोला, मैं तो आपके साथ बस में बैठकर नहीं आऊंगी। अरे मेरा बाप तो मुझे चार्टर्ड प्लेन भेजता है, तो मैं क्यों आ जाऊं? मैं तुम्हारी इतनी फालतू नहीं हूं। तो ये कहीं से उसके बाप को पता चला, वो गुस्सा हो गया और उसने बेटी को फोन करके बोला, इसके बाद तेरे लिए चार्टर प्लेन नहीं आएगा, तो तुम्हें जितना पॉकेट मनी मिल रहा है उसमें रहो और आते वक्त उसी से ही पैसे बचाकर ऑर्डिनरी प्लेन का टिकट लेकर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारी औकात क्या है? तो उस बेटी की मां डिस्टर्ब हो गई, उन्होंने अपने पति को बोला, अरे आखिर बेटी तो है ना। तो बोला, बेटी है, ये बिगाड़ देगी सर मेरा कॉर्पोरेट, हम लोग जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। तो ये बात होती है। आज वो बेटी बहुत बड़े कॉर्पोरेट के 3 कंपनियां चला रही है, लेकिन उसको सबक कैसे सिखाया? और दूसरी तरफ ये जो नेपोटिज्म चल रहा है, नेताओं के बच्चे हैं वो दूसरों का अपमान करते हैं। अभिषेक बैनर्जी हो या आदित्य ठाकरे हो, उनके बारे में तकरार क्या है कि हमारा इंसल्ट करते हैं, उम्र का लिहाज नहीं करते, यही तो है ना। तो राहुल गांधी अगर हर एक का इंसल्ट करेगा, सावरकर के बारे में क्या क्या बातें करते, मोदी तो छोटे हैं, सावरकर ने इस देश के लिए कितना त्याग किया है। इनका अपमान अगर कर रहे हैं तो उसकी माँ बाप या उनके जो है वो उसका समर्थन जो कर रहे हैं, वो देख के पता चलता है ये सीधा शमशान घाट पर लेके जा रहे हैं पार्टी को और अपनी विरासत को। बिल्कुल सही बात है भाऊ। कहीं ना कहीं जो पुरानी पीढ़ी है उसकी ये बड़ी गलती है कि वो अपने पुत्र पुत्रियों भतीजों इन्हीं में भविष्य देखते हैं, उन्हीं को आगे करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र की बात करूं तो बाल ठाकरे का एक जबरदस्त सम्मान हुआ करता था। वो कभी गुस्से में किसी को कुछ कह भी देते थे, किसी को बुरा नहीं लगता था कि घर के बुजुर्ग हैं। वो चीजें कभी उसका विरोध के रूप में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पहले राज ठाकरे को आगे बढ़ाया, फिर उद्धव ठाकरे को आगे ले आए, राज ठाकरे अलग हो गए। यानी चचेरे भाई के साथ भी इनका मनमुटाव शुरू से ही शुरू हो गया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, विफल रहे, अलग बात है, लेकिन बाला साहब के नाम पर कम से कम उनके जीते जी 2012 तक ये उनके साथ साए की तरह थे, इसका फायदा भी इनको मिला। लेकिन कब तक पिताजी का आप खाएंगे? जब आप अपनी अकल अप्लाई करेंगे और फिर अपने बेटे को भी आगे करना शुरू करेंगे तो आप एक्सपोज भी होंगे और लोगों को समझ में भी आएगा कि आपके पास
सोचने समझने की या पार्टी को दिशा देने की या कोई नीति या कार्यक्रम या सिद्धांत एज सच है ही नहीं। अभी तक केवल आप पिता का खा रहे थे। ये अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग दलों में हम देखें तो यही सब हुआ है। चौटाला फैमिली हो वो बँट गई, गांधी फैमिली हो, मेनका अलग हो गई, सोनिया गांधी अलग हो गई और राहुल गांधी वरुण का चेहरा भी देखने को तैयार नहीं है, जबकि कम से कम संजय गांधी और राहुल गांधी में एक प्यार तो देखा जाता था उस समय, चाहे मत भिन्नता हो, दिलचस्पी में अलग। तो ये जो चीजें हैं कि परिवार के भीतर भी झगड़े हैं और वंशवाद को ही तरजीह देना। नेहरू इंदिरा गांधी को ले आए, इंदिरा गांधी संजय गांधी को ले आई, संजय गांधी की मौत हुई तो राजीव गांधी को ले आई। इसने भी पार्टी का बेड़ा गर्क किया है और एक अच्छी खासी पॉलिटिकल पार्टी की संभावनाओं में भी पलीता लगाया है। ये कांग्रेस की बात अलग है और ये छोटी छोटी क्षेत्रीय पारिवारिक पार्टियां मैं अलग मानता हूं। देखो, कांग्रेस की बात ऐसी है कि कांग्रेस जब जब मरने जाती है तब ये छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन की राजनीति करके मर जाती है और उसको बचाती है। एक बढ़िया कहानी हमने पढ़ी थी कॉलेज के जमाने में। ये कैसी, तो एक बहुत बड़ी सुंदरी है, उसको पटाने के लिए बहुत सारे जवान जवान लड़के वहां तक पहुंचने की कोशिश करते और ऐसा ही एक लड़का उस जगह पर किसी पहाड़ पर पहुंचा है और वहां जहां वो होती है ऐसा कहा जाता है, वहां एक बूढ़ा बैठा है, पूरे बाल बड़े हैं, सफेद है, शरीर थका हुआ है और वो लड़का नया आया, वो बोलता है कि मैं उस सुंदरी को मिलने आया। तो वो बोलता है कि अरे यार, ये सब परी कथा है, झूठी कहानी है, उसमें कोई दम नहीं है। तो वो नया लड़का बोलता है, क्या बात कर रहे हो, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, ऐसी सुंदरी हो सकती है और मुझे उससे पटाना है। तो जो बुढ़ा बैठा है बोलता है, यार कल तक मेरा भी विश्वास नहीं था। और वो उसको समझाता है कि तुम्हारी जवानी जो है वो चूस कर वो तुमको बूढ़ा बना देती है और खुद जवान रहती है। ये अजीब। तो कांग्रेस वो बूढ़ी है, कांग्रेस वो बूढ़ी है जो गठबंधन में आप जैसे जवानों को साथ लेती है, अलग अलग पार्टियों को, और इनकी जवानी, इनकी ऊर्जा खींचकर इनको बूढ़ा बना देती है, उनको मरवा देती है और खुद जवान रहती है, सुंदरी रहती है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट चलता है ना कि कांग्रेस देश की एक ही पार्टी है जो बीजेपी से टक्कर ले सकती है, कहां टक्कर ले सकती है? जहां दूसरी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, या ऐसे जगह जहां तीसरी पार्टी है। या पंजाब में देखो, आम आदमी पार्टी आ गई, कांग्रेस मारी गई। गुजरात में देखो, महाराष्ट्र में देखो, आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत क्या है? कांग्रेस से ज्यादा एमएलए हमारे उद्धव के गुट के, शिवसेना के नहीं, उद्धव गुट के। तो कहां गई कांग्रेस? और आज अगर कांग्रेस के लिए कोई मरने को तैयार नहीं होगा तो अगले चुनाव के पहले ही कांग्रेस मर जाएगी। आज भी कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी है। हाँ, एक बात है कि अलग अलग 4-5 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी। उत्तर प्रदेश में जो औकात मायावती या अखिलेश की है, उतनी ही औकात मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की है। तो ये समझना जरूरी है। तो ये दूसरे की जवानी चूस कर खुद को जवान रखने वाली पार्टी है, पारिवारिक पार्टी है। लेकिन जब तक ये पागल उस बुढ़िया को ही सुंदरी समझकर अपना जीवन अर्पण करते रहेंगे, तब तक कांग्रेस की पारिवारिक पार्टी चलती रहेगी। जब ऐसे जवान लोग उसके पास आना बंद करेंगे, नई पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी उसी ढंग से। एक बात है कि पिछले 5-6 साल से मैं देख रहा हूं, हर जगह जो वोटर है वो अपने तरीके से क्षेत्रीय और पारिवारिक पार्टियां खत्म करने पे लगा है। जिनको समझ में आएगा वो अपने लिए, अपनी पार्टी जिंदा रखने के लिए उसको परिवारवाद से बाहर निकालेंगे, वो पार्टियां चलती रहेगी। बीजेपी इतनी ताकतवर नहीं है कि आपकी लोकल पार्टी भी हो तो उसको खत्म करे। हाँ, लेकिन आप परिवारवाद की पार्टी बनाओगे
तो आपसे वोटर दूर जा रहा है, ये समझो। टिके रहो या मरो। बिल्कुल सही बात आपने कही है। कल शायद कोल्हापुर में थे अमित शाह, वहां उन्होंने एक टिप्पणी की, उस टिप्पणी से आप कितना सहमत हैं भाऊ? उन्होंने कहा कि पहले एक नाथ शिंदे के पीछे गुट लिखा जाता था, कि एक नाथ शिंदे गुट। अब वो गुट लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो शिवसेना जो है वो एक ही हो गई है और शिंदे उसका नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं, इसकी साक्ष्य अगर वोटर दे रहा है, सबूत वोटर दे रहा है ना, औरों की बात करने की जरूरत ही नहीं। अगर वोटर बता रहा है और दूसरी बार भी चुनकर आए हुए 6 एमपी अगर जा रहे हैं, इसका मतलब उद्धव पार्टी नहीं चला सकता, ये वोट उनके ही लोग सबूत दे रहे हैं। उस पर अमित शाह बोलने की जरूरत ही नहीं, लोगों को दिखाई दे रहा है। तो बात साफ है, उद्धव शिवसेना नहीं चला सकते, ना टिका सकते। एकनाथ शिंदे के पास शिवसैनिक है, वो एकनाथ शिंदे जब तक उसको परिवार पार्टी नहीं बनाएंगे तब तक वो चलेगी। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।